नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम पृथ्वी के शोर शराबे से बहुत दूर अंतरिक्ष की खामोशी और भव्यता की तरफ निकल रहे हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमें याद दिलाएगी कि हम कितने छोटे हैं और साथ ही एक तरह से कितने असाधारण भी। हाँ, हमारे सामने सौरमंडल पर कुछ नोट्स और रिसर्च हैं और आज का हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि सौरमंडल में क्या क्या है, बल्कि ये समझना है कि ये एक सिस्टम के तौर पर कैसे काम करता है। बिल्कुल, ये सब एक साथ कैसे जुड़ा है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सौर परिवार असल में है क्या और इसका मुखिया कौन है? सौर परिवार, ये शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इन नोट्स के मुताबिक ये वाकई एक परिवार जैसा ही है। इसके केंद्र में है सूर्य, हमारा तारा। अच्छा। और फिर है 8 ग्रह, उनके अनगिनत चंद्रमा, क्षुद्र ग्रहों यानी एस्ट्रॉइड्स की पूरी एक बेल्ट और भी बहुत कुछ। और इस पूरे परिवार को जो चीज एक साथ बांधे रखती है वो है मुखिया यानी सूर्य की जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण शक्ति, है ना? बिल्कुल, उसी की खींचने की ताकत है जो सबको अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी कक्षाओं में बांधे रखती है। मतलब सूर्य सिर्फ हमें रोशनी और गर्मी ही नहीं दे रहा, बल्कि वो एक अदृश्य रस्सी की तरह सबको थामे हुए हैं। इन नोट्स में एक आंकड़ा दिया है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। हाँ, ये इतना बड़ा नंबर है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। सही में। इसे ऐसे सोच सकते हैं कि सूर्य की रोशनी को हम तक पहुंचने में 8 मिनट से ज्यादा का समय लगता है। मतलब हम जिस सूर्य को देख रहे हैं वो असल में 8 मिनट पुराना है। बिल्कुल। और यहाँ एक और जरूरी बात है कि सूर्य भी एक तारा है। ये सुनने में बहुत आम लगता है, पर यहीं से ग्रहों और तारों का फर्क समझ आता है। सही। तारों की अपनी गर्मी और प्रकाश होता है, वे अपनी ऊर्जा खुद पैदा करते हैं। ठीक है, तो अगर सूर्य एक तारा है तो फिर ग्रह क्या है? इन नोट्स में एक शब्द है प्लैनेटाई। ये ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है वॉन्डरर्स या घूमने वाले। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। पुराने जमाने में जब लोग आसमान को देखते थे तो उन्हें ज्यादातर तारे अपनी जगह पर स्थिर दिखते थे। हाँ। लेकिन कुछ चमकदार चीजें थीं जो रात दर रात इन स्थिर तारों के बीच अपनी जगह बदलती थीं। उन्होंने इन्हें ही घुमक्कड़ यानी प्लैनेट कहा। तो इसका मतलब ग्रहों की अपनी कोई रोशनी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बस सूर्य की रोशनी से ही चमकते हैं। हाँ, बिल्कुल। वे तो बस सूर्य की रोशनी को ही रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे आईना करता है। अच्छा, तो रात को जो मंगल हमें लाल दिखता है या शुक्र चमकता हुआ, वो दरअसल सूर्य की रोशनी है जो उन पर पड़ रही है। और हमारे पास ऐसे 8 ग्रह हैं। इन नोट्स में उन्हें याद रखने का वो अंग्रेजी वाक्य भी है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। हाँ, बुध से लेकर वरुण तक का क्रम। पर ये सिर्फ एक क्रम नहीं है, ये सौरमंडल का एक तरह से आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर कैसे? देखिए, पहले 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चट्टानी है, छोटे हैं और घने हैं। इन्हें स्थलीय ग्रह कहते हैं। और बाकी के 4 जो बृहस्पति के बाद है? वो गैस और बर्फ के दानव हैं। बृहस्पति और शनि मुख्य रूप से गैस जायंट्स हैं और अरुण और वरुण उनसे भी ज्यादा ठंडे बर्फीले जायंट्स हैं। तो मतलब सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों के बनावट भी बदल जाती है। बिल्कुल। और इसी क्रम में तीसरे नंबर पर हमारा घर है पृथ्वी। इसे अद्भुत ग्रह कहा गया है। अब जाहिर है हम यहाँ रहते हैं तो अद्भुत तो है ही, लेकिन ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? देखिए, सबसे पहली चीज तो है पानी। अच्छा, इसी वजह से इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। बिल्कुल। अंतरिक्ष से देखने पर इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई दिखती है। और फिर जीवन के लिए जो सबसे जरूरी चीजें हैं, मतलब हवा, ऑक्सीजन और पानी, वो सब यही है। हाँ, वो सब यही मौजूद है। और इसके आकार के बारे में भी एक दिलचस्प बात है, ये पूरी तरह से गोल नहीं है। हाँ, मैंने पढ़ा। ऐसे भूआब या जियोइड कहते हैं, मतलब ध्रुवों पर थोड़ी चपटी। सही। और इसकी 2 गतियां हैं जो हमारे जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। एक है घूर्णन यानी रोटेशन, अपनी धुरी पर घूमना, जिससे दिन और रात होते हैं 24 घंटे में। हाँ, और दूसरी है परिक्रमण यानी रेवोल्यूशन, जो ये सूर्य के चारों ओर करती है, जिसमें 365 दिन लगते हैं और उसी से साल और मौसम बदलते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो शुक्र का जिक्र जरूर आता है। उसे पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसका आकार और बनावट पृथ्वी से बहुत मिलते जुलते हैं। लेकिन बस यहीं तक। शुक्र एक तरह से पृथ्वी का वो भविष्य है जो गलत रास्ते पर चला गया। गलत रास्ते पर मतलब?
उसके घने कार्बन डाइऑक्साइड के वायुमंडल ने एक ऐसा ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा किया है कि सतह का तापमान 465 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। बाप रे, इतना गर्म? हाँ, इतना कि सीसा भी पिघल जाए। ये एक चेतावनी है कि किसी ग्रह का वायुमंडल कितना नाजुक हो सकता है। हाँ, वाकई एक डरावनी चेतावनी है। पृथ्वी इस सफर में अकेली नहीं है, इसका एक साथी भी है, हमारा चांद। हाँ, चांद, जो सिर्फ रात में रोशनी ही नहीं देता, यह पृथ्वी के लिए एक एंकर की तरह काम करता है। इसने हमारी पृथ्वी के झुकाव को स्थिर रखा है। अच्छा। जिसकी वजह से हमारे मौसम बहुत ज्यादा बदलते नहीं हैं और स्थिर रहते हैं, जो जीवन के विकास के लिए बहुत जरूरी था। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और ये हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। हाँ, और चांद के अलावा भी सौर मंडल में बहुत कुछ है। जैसे कि क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड्स, जो मंगल और बृहस्पति के बीच में है। बिल्कुल, वो एक पूरी बेल्ट है। ऐसा माना जाता है कि वो एक ऐसा ग्रह है जो कभी बन ही नहीं पाया। बन नहीं पाया? क्यों? बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि उसने इन चट्टानों को इकट्ठा होकर एक पूरा ग्रह बनने का मौका ही नहीं दिया। हाँ, तो बृहस्पति एक तरह से सौरमंडल का दबंग बड़ा भाई है, कह सकते हैं। वो पूरी बेल्ट उसी अधूरी कहानी का मलबा है। और उन टूटते तारों का क्या, जिन्हें देखकर हम मन्नतें मांगते हैं? वो असल में उल्का पिंड होते हैं, मीटियोरॉइड्स, अंतरिक्ष में घूमते हुए चट्टान या धूल के छोटे छोटे कण। तो वो टूटते हुए तारे नहीं हैं? नहीं, जब ये बहुत तेजी से पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते हैं तो हवा की रगड़ से जल उठते हैं। हमें जो चमकदार लकीर दिखती है वो असल में उस कंकड़ के जलने का निशान है। तो अगली बार जब कोई मन्नत मांगे तो उसे पता होना चाहिए कि वो एक जलते हुए कंकड़ से कुछ मांग रहा है। सच अक्सर थोड़ा कम रोमांटिक ही होता है। सही कहा। तो ठीक है, हमने सूर्य, ग्रहों, चांद और इन कंकड़ों पत्थरों को समझ लिया। अब जरा जूम आउट करते हैं, बहुत ज्यादा। इन सब चीजों को मिलाकर ब्रह्मांड की बड़ी तस्वीर में हम कहाँ खड़े हैं? यहीं पर आके दिमाग चकरा जाता है। हमारी पृथ्वी सौरमंडल का हिस्सा है। हमारा सौरमंडल अपने सूर्य और 8 ग्रहों के साथ आकाशगंगा यानी मिल्की वे नाम की एक गैलेक्सी का हिस्सा है। और हमारी आकाशगंगा में ही नोट्स के मुताबिक 20 से 40 हजार करोड़ तारे होने का अनुमान है। हाँ, 20 से 40 हजार करोड़। और हमारा सूर्य उनमें से सिर्फ एक है, एक साधारण सा तारा। ये सोचना ही हैरान करने वाला है। और ये तो सिर्फ हमारी आकाशगंगा की कहानी है। ब्रह्मांड में ऐसी खरबों आकाशगंगाएं हैं, हर एक में अरबों खरबों तारे। ये विशालता अकल्पनीय है। तो ये हमें हमारी जगह के बारे में क्या बताता है? ये जानना कि हम एक विशाल ब्रह्मांडीय महासागर में धूल के कण पर तैर रहे हैं, ये हमें महत्वपूर्ण महसूस कराता है या नगण्य? शायद दोनों। एक तरफ ये हमें हमारी विनम्रता का पाठ पढ़ाता है। हमारे झगड़े, हमारी चिंताएं इस ब्रह्मांडीय पैमाने पर कितनी छोटी लगती हैं। सही बात है। लेकिन दूसरी तरफ ये पृथ्वी को और भी खास बना देता है। अब तक हम जानते हैं इतनी विशालता में जीवन सिर्फ यही है। इस खामोश ब्रह्मांड में ये नीला ग्रह ही एकमात्र जगह है जहां चेतना है, जो इन सब पर सवाल उठा सकती है, इन्हें समझ सकती है। बिल्कुल। इस नजरिए से हम नगण्य नहीं बल्कि ब्रह्मांड का वो हिस्सा है जो खुद को जान पाया है। क्या बात है। तो आज हमने सौरमंडल की एक शानदार यात्रा की। हमने सूर्य को सिर्फ एक आग के गोले के रूप में नहीं, बल्कि एक रक्षक और पूरे परिवार को बांधकर रखने वाले मुखिया के तौर पर देखा। हमने ग्रहों को सिर्फ चट्टान और गैस के गोलों की तरह नहीं, बल्कि एक विशाल ब्रह्मांडीय निर्माण प्रक्रिया की निशानियों के तौर पर समझा। और हमने अपनी पृथ्वी की कहानी को शुक्र की कहानी के साथ रखकर देखा, ये समझने के लिए कि हमारा अस्तित्व कितना नाजुक और कीमती है। और फिर हमने जूम आउट करके ब्रह्मांड में अपनी जगह को महसूस किया। और इस पूरी समझ का सार यही है कि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हम एक अलग थलग दुनिया नहीं, बल्कि एक विशाल ब्रह्मांडीय नृत्य का हिस्सा है। इन नोट्स का अंत एक बहुत ही सुंदर सलाह के साथ होता है, आकाश को देखते रहो। तो इसी विचार के साथ आपको छोड़े जाते हैं। अगली बार जब रात में आसमान साफ हो तो सप्तऋषि तारामंडल को खोजने की कोशिश कीजिए। हाँ, हमारे पूर्वज उसकी मदद से ध्रुव तारे को पहचानते थे, जो हमेशा उत्तर दिशा में स्थिर रहता है। ये सोचना कितना अजीब है कि वही तारे जो कभी हमारे पूर्वजों के लिए जीपीएस थे, आज हमें ब्रह्मांड में हमारे अकेलेपन का और हमारे जुड़ाव का एक साथ एहसास दिलाते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम कहाँ से आए हैं और अभी भी कितना कुछ खोजना बाकी है।